हेलो एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वडा 24/7। तो आप सभी लोगों का इंतजार हो चुका है खत्म। फाइनली जिस सब्जेक्ट का आप लोग इंतजार कर रहे थे, जिस विषय के बारे में इतनी लंबी चर्चाएं आप लोगों के बीच में चल रही थी, आप लोगों के टीचर से भी चल रही थी, वो सब्जेक्ट आज हम शुरू करने वाले हैं। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इतनी सारी गुड मॉर्निंग्स लेने के बाद तो वाकई में जिसकी ना भी हो उसकी भी मॉर्निंग गुड हो जाए। तो एक बार हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। मेरा नाम है शालिनी, ठीक है। मैं आप लोगों की साइंस फैकल्टी, आप लोगों के जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग ऑल 3 रादर 4, जितने भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, आपकी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स आपकी अपनी भौतिकी, और आप लोगों का पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आप लोगों की इस सुबह 11 बजे वाली क्लास में हुआ करेंगी, ठीक है। तो फिलहाल देखो, उम्मीद आप लोगों से ये की जानी चाहिए कि आप लोग क्योंकि पीटी क्वालिफाई करके आए हो, है ना, मेंस का बैच ले रहे हो, इसका मतलब प्रीलिम्स आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं ये मान के नहीं चलूंगी कि आप लोगों को सब आता है। मैं ये मान के बिल्कुल भी नहीं चलूंगी कि क्या आता है। देखो, जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं ना बच्चे, थोड़ी देर बस 5 से 10 मिनट का मुझे टाइम दो। अगर उसके बाद भी आप लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा और जवाब भी दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का बैच कब से होगा, मैम आप कहाँ के हो, मैम क्या ये सिर्फ मेंस के लिए है, ये सब आप लोगों को मैं भी बताऊंगी, थोड़ी देर के लिए बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो पहली बात, आप लोगों की अपनी साइंस की मैडम शालिनी मैम यहाँ खड़ी हुई हैं और आप लोगों को बताने वाली हैं जितनी भी आप लोगों के डाउट्स हैं। पहला सवाल जो बार बार आ रहा है, मैम वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो बच्चा मैं हूँ बिहार अड्डा 24/7 से। आप लोगों के लिए इतनी जानकारी बहुत होनी चाहिए कि मैं कहाँ से हूँ। मैं हूँ बिहार अड्डा 24/7 से। मैम रिक्वेस्ट है पीडीएफ से नहीं पढ़ाइए, हैंड राइटिंग जरूर। देखिए, मेरे खुद का पढ़ाने का तरीका भी यही है, मेरे खुद के पढ़ाने का भी तरीका यही है कि मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन मुझे भी मजा तभी आता है जब मैं खुद अपने हाथ से लिखूं, आप लोगों से लिखवाऊं और इसी क्लास में याद करवा के तभी के तभी चीजों को वहीं खत्म कर दिया जाए। प्राइमरी टीचर के लिए ये क्लास है ना? हाँ बच्चे, प्राइमरी टीचर के लिए है, प्राइमरी टीचर के लिए है, और जो सीजीएल के बच्चे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। चलो, आप लोगों को चलिए कुछ बातें बता दी जाएं। तो अभी भी जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आप लोग अपने सारे डाउट, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, वो सारी चीजें आप लोग शाम को 6 बजे मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। यूट्यूब पे शाम को मेरी क्लास 6 बजे होती है, तो 6 बजे बिहार अड्डा पे आप लोग मेरे बारे में सब कुछ जान सकते हो और वहां पे क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मैम ये 9 से 10 के लिए बेनिफिट देगा क्या, 9 to 10? हाँ बच्चे, देखो ये आप लोगों की क्लास प्राइमरी और आप लोगों के सेकेंडरी दोनों के लिए कामयाब होने वाली है, ठीक है। एक बार मुझे सिलेबस बता लेने दो, करिकुलम बता लेने दो। आप लोगों के जितने डाउट्स हैं ना बेटा, मैं खुद ही कह रही हूँ कि वो सारे आप लोगों के खुद ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। चलो देखो, एक बार अगर मैं साइंस की आप लोगों से बात करूं, तो साइंस की जो ये क्लास है, यानी कि आप लोगों का जो ये सामान्य विज्ञान है, देखो इसको पढ़ने का तरीका भी अलग है, इसको पढ़ाने का तरीका भी अलग है, और आप लोगों को याद करने का भी तरीका ऐसे ही अलग अलग होना चाहिए। हाँ बच्चे, ये हायर सेकेंडरी के लिए भी काम करेगा, मैं बताऊंगी, अभी मैं कह तो रही हूँ। आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, सामान्य विज्ञान यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के जनरल साइंस की, तो इस जनरल साइंस को हम लोग 4 पार्ट्स में, 4 भागों में बांट के तब पढ़ेंगे, ठीक है। 4 भागों में बांट के तब पढ़ेंगे। और अभी फिलहाल क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो आप लोग की चैट मैंने बंद कर दी है, ताकि अगले 10 मिनट के लिए आप सिर्फ मुझे सुनो, फिर मैं आप लोगों को सुनूंगी, ठीक है। चलिए देखिए, जनरल साइंस जो है ना, इसे मैं आप लोगों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी, और वो क्या होगा, आप लोगों की बायोलॉजी,
आप लोगों की फिजिक्स और आप लोगों की केमिस्ट्री, और कुछ हिस्सा हम लोग करेंगे किसका, एनवायरनमेंट का। यानी कि आपके पर्यावरण के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, आप लोगों की रसायन भी यही होने वाला है, भौतिकी हम करेंगे, और जीव विज्ञान तो आपका मेन होता ही है। ठीक है, अब देखिए क्लास के अंदर क्या होगा ना, क्लास को हम लोग इस तरीके से लेके चलेंगे कि जिसकी जितनी ज्यादा वेटेज है, यानी कि आपके पेपर में जिस विषय से, जिस सब्जेक्ट से और उसके अंदर भी जितने भी टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उसको हम पहले करेंगे, उसको हम ज्यादा समय देने की कोशिश करेंगे और यहीं पे याद करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है और आप लोगों के पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि घर में आप लोग पूरा पूरा समय दीजिए अपनी रीजनिंग और मैथ्स को प्रैक्टिस करने में। ठीक है, जितनी भी आपकी जीएस है ना उसको तो यही क्लास में ही याद करके खत्म कर दिया करो, पूरी भी नहीं होती तो बच्चा 90% तो यही खत्म कर देना। और मेरी साइंस तो मैं तुम्हें भरोसा दिला रही हूँ पूरी 100 की 100% खत्म हो जाएगी। अब डर इस बात का होता है मैडम, विज्ञान के तो शब्द ही ऐसे होते हैं, ये बोलने ही मुश्किल होते हैं तो याद कैसे किए जाएंगे। बच्चा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो ये कहूंगी साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो। आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसे देख रहे हो तो इसे याद करना तो और आसान होना चाहिए, इसे याद करना तो और आसान होना चाहिए। बस उसे अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है और वो अपने जीवन में किस तरीके से उतारना है यही बात मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हिस्ट्री में तो अलाउद्दीन खिलजी बोल देते हैं पर अलाउद्दीन खिलजी की जगह में रणबीर सिंह देखने को मिल जाता है ना। ज्योग्राफी में हम पठार, पहाड़, पर्वत, नदियां, ये झरने सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उसे देखने जाएं। पर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मुझे जल्दी से एक फिल इन द ब्लैंक्स बताओ, देखते हैं आप लोगों को कितनी साइंस आती है। चलिए देखते हैं आप लोगों को, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम कैसे आगे आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए आपकी मम्मी आपको बहुत ही, जैसे ही क्लास खत्म होती है, सुबह की क्लास है, अभी हिंदी पढ़ के उठे हो, भूख सभी को लग रही होगी, और क्लास खत्म होते ही मम्मी एकदम गर्मा गर्म खाना बना के लेके आए। हमारे यहाँ तो बारिश भी हो रही है, तो मैं तो कहूंगी अगर खूब गर्मा गर्म खाना बढ़िया सा मम्मी प्लेट में सजा के सवार के लेके आती है तो आप लोग अपनी मम्मी से एक सेंटेंस कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, आप उनसे मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, जो कि हम नहीं करते हैं। मम्मियों के हिस्से में तो कभी थैंक यू हमारा आता ही नहीं है, जो कि आना चाहिए बच्चा। फिर भी मान लो आपने मम्मी से कहा मम्मी थैंक यू एंड आई लव यू, क्या कहते हो आप अपनी मम्मी से, मम्मी आई लव यू। ये भी नहीं कहा जाता है आमतौर पे तो मम्मी से, है ना, मम्मी से तो हम ये भी नहीं कहते हैं। फिर भी आप अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी आई लव यू from the depth of my dash। जल्दी से बताओ इस डैश में क्या भरोगे, क्या कहोगे मम्मी से, जल्दी से बताओ मम्मी से क्या कहोगे। हाँ, हार्ट कहोगे, और यही तुम लोग कर दोगे गड़बड़, और यहीं पे आप लोग कर देंगे क्या, गड़बड़, क्योंकि ये सरासर गलत सेंटेंस था। सोल से भी नहीं कर सकते अमन राज, सोल से भी नहीं कर पाओगे बेटा। अगर आप लोगों को अपनी मम्मी से प्यार करना है ना, तो आप लोगों को अपनी मम्मी से प्यार करना होगा कहाँ से, मम्मी आई लव यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हाइपोथैलेमस। ये एक तरीके की ग्रंथि होती है जो कि आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आपके मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। जब हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, अपनी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों के ब्रेन के अंदर एक फोर ब्रेन के अंदर आपका क्या है, एक छोटा सा ग्लैंड है, ग्रंथि है, जहां पे आपके सारे इमोशंस, आपकी जितनी भी मेमोरी है, वो सब कहाँ स्टोर होती है, उसी हाइपोथैलेमस में होती है।
ये बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अंकित बोल रहे हैं बेटा किसी को समझाने से क्या मतलब है, हमें तो क्या करना है, हमें तो बस याद करने से मतलब है, हमें तो बस क्या करना है, हमें याद करने से मतलब है। इंग्लिश में पढ़ाएं, हिंदी में नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगी क्लास बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ मजाकिया तौर पे पढ़ेंगे, कुछ सीरियस होके भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ में हमें माइंड मैप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइंड मैप क्या होते हैं कि छोटे छोटे फ्लो चार्ट, टेबल, ऐसी चीजें बना के और फिर आप लोगों को समझाई जाएंगी। पर एक बात बताओ, क्या अब आप कभी भी भूलोगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इमोशंस के लिए या मेमोरी के लिए आपके ब्रेन का, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है, तो जल्दी से बताओ बच्चे, आज के बाद भूलोगे? आज के बाद तो नहीं भूलोगे कि हाइपोथैलेमस होता है। 2 बार अपनी मम्मी को कह दो, फिर तो पक्का नहीं भूलोगे कि आपके मस्तिष्क में आपके इमोशंस और मेमोरी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, आपका। इसी तरीके से आप लोगों ने नाना पाटेकर का एक वो सुना होगा डायलॉग कि इधर नहीं मारने का रे, इधर छोटी बुद्धि होती है, जान भी जा सकती है। सुना ही ऐसा नाना पाटेकर कहता है, छोटी बुद्धि पे नहीं मारने का, है ना, छोटी बुद्धि पे नहीं मारने का। तो अब उसी को, वो तो नाना पाटेकर की बात थी, हम अड्डा पे जब हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इधर नहीं मारने का रे बाबा, इधर क्या, इधर पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, इसको नहीं पीटने का, ये पीनियल ग्लैंड है। पी से पीटना, पी से पीनियल ग्लैंड। तो अगर मैं पूछूं सबसे सेंसिटिव, सबसे सॉफ्ट, सबसे ज्यादा आप लोगों का जो मैं कह सकती हूँ एकदम नाजुक, आपका सबसे नाजुक हिस्सा जो है ब्रेन का, वो उसको आप क्या बताओगे, पीनियल ग्लैंड, क्योंकि इसे पीट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को हम ध्यान में रखते हुए और इस तरीके के आम भाषाओं में इन शब्दों को लेके आके आपके शब्द भी याद हो जाएंगे और चीजें भी याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखो, तो हम बात कर रहे थे जनरल साइंस की। यहाँ पे आप लोगों को करवाई जाएगी क्या, आप लोगों की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो अब अगर मैं बात करूं किसकी, बायो की भी, अब अगर मैं बात करूं किसकी, बायोलॉजी की, तो जल्दी से देखो, देखिए बायो की जब मैं बात करती हूँ ना, तो बायो के अंदर आपके इसके इंट्रोडक्शन से ही कई सारे सवाल बन जाते हैं। फिर भी अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसको भी मैं आपको कुछ चैप्टर्स में, कुछ हिस्सों में बांट के तब पढ़ाऊंगी। जैसे कुछ हिस्से को, कुछ पार्ट को तो मैंने डाल दिया बेसिक में या जनरल में, ठीक है, सामान्य विषय में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फिर हम करेंगे इसके अंदर जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। इसके अंदर हम करेंगे क्या, बॉटनी यानी कि पादप, ठीक है। इसके अंदर हमें करनी होगी क्या, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, ठीक है। इस तरीके से हम इसे 4 हिस्से में बांट के तब पढ़ेंगे। बेसिक के अंदर जो आपके चैप्टर्स होंगे, बेसिक के अंदर आपके चैप्टर्स होंगे क्या, जैसे कि आपका सेल यानी कि आपकी कोशिका, आपकी क्या, टिश्यू यानी कि ऊतक, इन्हीं टिश्यू से मिला के बनते हैं क्या, आपके ऑर्गन सिस्टम। इस टिश्यू से मिला के क्या बनते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे कि ऊपर से अगर मैं शुरू करूं तो ये है हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नीचे आ जाओगे, पेट में, मुंह से ही शुरू होके पूरे गले से होते हुए पेट से जाता है आपका क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र। अगल बगल हाथ में क्या है, हड्डियां हैं, आपका स्केलेटल सिस्टम। किडनी है, लंग्स है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो जितने भी ह्यूमन सिस्टम हैं, जितने भी ह्यूमन सिस्टम है, जितने भी मानव शरीर के अंदर तंत्र हैं, वो सारे हम कोशिश करेंगे किसके अंदर पढ़ने की, जूलॉजी के अंदर, ठीक है। बॉटनी के अंदर भी आता है आप लोगों का, प्लांट टिश्यू आता है, ट्रांसपीरेशन होता है, फिर आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है। जितनी भी प्लांट्स के अंदर, पादप के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे,
ठीक है। अनुवांशिकी के अंदर तो ये पूरा अपना एक टॉपिक ही हो गया कि अनुवांशिक बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। अब बेसिक पे वापस आते हैं, यहाँ पे आपको करवाया जाएगा वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप लोगों को करवाई जाएंगी डिजीजेस, यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होने वाली बीमारियां। तो इस तरीके से हमारा जो बायो का टॉपिक है ये आगे बढ़ेगा। जल्दी से बताओ, बायो के इसमें कोई भी दिक्कत है? बायो के अंदर कोई भी दिक्कत है? जितने भी आपके टॉपिक्स है, देखो इसे ना आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आराम से बहुत अच्छे से आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की कर लेते हैं पहले। देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या है ना, आप लोगों के बस कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे पढ़े जाते हैं, वरना रसायन में से तो पूरी की पूरी आपसे क्या पूछी जाती है, एप्लीकेशन पूछी जाती है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। टीयर गैस, अश्रु गैस जो है उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। अम्ल, देखो जब मैं ये भी पढ़ाऊंगी ना यहाँ तक कि आपको जब अम्ल, क्षार, एसिड, बेस ये पढ़ाया जाएगा, जब ये पढ़ाया जाएगा तो उस टाइम पे भी हम ये नहीं देखेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं। यहाँ से सवाल बहुत कम आते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बहुत कम आते हैं। मैम 2 मंथ ओनली टाइम है, हो जाएगा ना कवर। शशि मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कवर भी हो जाएगा बेटा, यही याद भी हो जाएगा, यहीं पे याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, तो अब क्या है, केमिस्ट्री के अंदर हमें जितनी भी पढ़नी है ना वो हमें सारी की सारी पढ़नी है। उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बोले तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये एसिड कहाँ पे यूज होता है। जैसे अगर या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि बताइए एप्पल के अंदर कौन सा एसिड है, सेब के अंदर, या आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल जो है आपका, ये अम्ल कहाँ पाया जाता है, आपके कौन से खाद्य पदार्थ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कौन से खाद्य पदार्थ के अंदर पाया जाता है, तो कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, कोई खाने या पीने की चीज पता है? यहाँ पे थ्योरी पार्टी होगा बेटा। आपका जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये जितने भी आप लोग सोडा पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर पाया जाता है। अब यहाँ जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर्स होंगे आपके। देखो अगर मैं, ये तो सारी एप्लीकेशन की बात हो गई, लेकिन अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं कि यहाँ चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाएगा, तो चैप्टर के लिए आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि आप परमाणु के बारे में और तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे एसिड बेस पढ़ाया जाएगा, यानी कि अम्ल और क्षार पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा। देखो पीरियोडिक टेबल से बहुत सवाल आते हैं और यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा का सारा आप लोगों को यहीं पे याद करवा के तब भेजूंगी। ठीक है, हाँ ये पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए, अनामिका दोनों के लिए है, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल 0 लेवल से मान के चलूंगी। मैं तो ये मानूंगी कि आपने 9, 10th, 11th, 12th में क्या आपने अपनी जिंदगी में साइंस नहीं पढ़ी है। मैं ये मान के चलूंगी, क्लास ऐसी होगी कि मैं ये मान के चलूंगी पीरियोडिक टेबल कैसे याद होगा। मैम पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं करना है शहनवाज। ठीक है, ये ना तो आपके 9th का पेपर है, ना ये आपके 11th, 12th का पेपर है। पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना है, उसमें से कैसे सवाल आते हैं वो याद करना है। ठीक है, तो देखो आप लोगों का यहाँ पे पीरियोडिक टेबल कराया जाएगा। फिर धातु अधातु, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। धातु अधातु यानी कि आप लोगों के जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स है वो करवाए जाएंगे, प्लस साथ में जितनी भी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन होगी। बोलो केमिस्ट्री क्लियर है? बायोलॉजी तो सबसे पहले बता दिया रेखा, बायोलॉजी तो पूरा का पूरा बता ही दिया है आपको बेटा। ये देखो ना, बायोलॉजी के अंदर तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके तब पढ़ रहे हैं। मैम कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी ये क्लास है, कंप्यूटर की अलग से क्लास होगी। ठीक है, वो मंजीत सर क्लास ले रहे हैं। चलो आगे देखिए। अब अगर मैं बात करूं किसकी, फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप लोगों के कई सारे चैप्टर्स हैं। और अगेन फिजिक्स में से भी अब वो जमाना नहीं रहा कि आपसे ये कहा जाएगा कि बताइए
न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहा जाता है? नहीं, ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? अब आप लोगों से ये कहा जाता है कि इनमें से कौन सा उस सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। आपसे उसके एग्जाम्पल, उसके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, या आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए न्यूटन के किस नियम में उन्होंने फोर्स की यानी कि बल की परिभाषा दी थी, या पूछ लिया जाएगा कि कौन से लॉ में उन्होंने फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया था, उसका परिमाण दिया था। ठीक है, सबसे ज्यादा, हाँ दीपाली, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से ही आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से ही आते हैं, और बायोलॉजी हम उतनी ध्यान से करने भी वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी की चिंता मत करो। तो आप लोगों का क्या है, आप देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि तो फिजिक्स के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? यूनिट चैप्टर से, यानी कि आपके जितने भी मात्रक हैं पहले तो वो बताए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपके क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं, और या फिर आप लोगों के, चलो वो तो जब हम चैप्टर करेंगे तब बता देंगे। तो यूनिट करेंगे, यूनिट के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो होगा मोशन। वो क्या होगा? मोशन यानी कि गति। और जब हम गति की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को ये बताऊंगी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। और बिल्कुल इस तरीके से कि मैं ये मान के चलूंगी कि आपको ये भी नहीं पता है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं ये मान के चलूंगी। और ना आप लोगों को वो सिंपल डेफिनेशन बताई जाएगी कि बेटा डिस्टेंस तो दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये तो परिभाषा हमने पढ़ी हुई है, ये तो आप लोगों को भी पता है। समझना कैसे है डिस्प्लेसमेंट, वो समझाने का तरीका आप लोगों का अलग होने वाला है। मैम क्लास कब से स्टार्ट होगा? बेटा क्लास आज हम थोड़ा सा इसका क्या करने वाले हैं, आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। अगर टाइम बचता है तो हम आज से ही क्लास शुरू कर देंगे, नहीं तो कल से तो आपकी 11 बजे से पूरी कोर्स फुल ऑन क्लास चालू हो ही जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखो। मोशन करोगे, मोशन के अलावा फिर आपका क्या आ जाता है? वर्क, पावर, एनर्जी। यानी कि कार्य, बल और ऊर्जा। ठीक है, आप लोगों का लाइट चैप्टर यहीं पे होगा, यानी कि प्रकाश यहीं होगा। आप लोगों को साउंड करवाया जाएगा, यानी कि ध्वनि करवाई जाएगी। आप लोगों को इसके अलावा जितनी भी वेव्स होती हैं, जितनी भी तरंगे होती हैं, उन तरंगों के बारे में बात किया जाएगा। जितनी भी तरंगे होती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप लोगों के काफी सारे टॉपिक्स है। देखो सिलेबस डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिलेबस मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पेपर भी पता होगा ही। पर मेन चैप्टर मैंने आपको बता दी जिसका आपको डाउट हो सकता है कि ये पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, तो सब कुछ होगा। बायो के अंदर भी सारी चीजें होंगी, केमिस्ट्री के अंदर भी सारी चीजें होंगी, फिजिक्स में भी होगी, और फिर हम एनवायरमेंट के अंदर देखेंगे। कुछ सवाल आप लोगों के वहां से भी आ जाते हैं, जैसे बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे बोलते हैं, या वाटर पॉल्यूशन से आ जाता है, इन सारी चीजों से आ जाता है। तो उसको हम बिल्कुल लास्ट में करके चलेंगे, क्योंकि वहां से कभी कभार एक या दो सवाल देखे गए हैं। मेन तो हमें फोकस रखना है सबसे पहले किस पे? बायो पे। हम 50% टाइम अपना बायो को देने वाले हैं, बचे हुए टाइम को हम डिवाइड करेंगे किसमें? फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, अब किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट से पूछ लो, नहीं तो फिर हम क्लास चालू करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे। कुछ भी पूछना हो, बुक कौन सी चाहिए, बेटा दोबारा पूछ लो, क्योंकि जब बोलते हैं तो कई बार आप लोगों के इतने सारे डाउट्स आते हैं कि वो पीछे भी चले जाते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को टाइम दिया है पूरा कि अगर मुझसे मिस हो गया तो आप लोग अब मुझसे पूछ सकते हैं।
मैम एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, मैं तो किसी पार्ट को कहती ही नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो बुक, जब भी आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं ना, बुक का ही आ रहा है। अड्डा की बुक तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अड्डा की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को एक बुक अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो वो होती है आपकी एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में मैं नहीं कहूंगी कि क्लास 6 से लेके पूरी 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ डालो, रट डालो, बहुत मुश्किल है। कंसंट्रेशन बनाना भी मुश्किल है, और अब टाइम के भी अभाव है, हमारे पास टाइम का भी अभाव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को एनसीईआरटी ही पढ़नी है ना, तो आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। घबराओ मत कि मैडम वो समझ में कैसे आएगी, जब मैं बेसिक बता दूंगी ना, तो रिविजन के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, रिवीजन के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज देखो, कोशिश तो यही रहेगी कि अगर जो मैं पीडीएफ दूंगी ना, आप लोगों को क्लास की पीपीटी भी शेयर की जाएगी, और मैं हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी, अपने खुद के हाथ से लिख के नोट्स भी दूंगी। तो चिंता की, जब मैंने जिम्मेदारी उठाई है ना, तो पूरी जिम्मेदारी उठाई है, ठीक है। जब मैंने जिम्मेदारी उठाई है तो पूरी जिम्मेदारी उठाई है। जैसे मैं अपने छोटे से बेटे की जिम्मेदारी उठाती हूँ, ऐसे ही इस क्लास को भी मैंने अपना बच्चा मान लिया है। और अब जब मैं जिम्मेदारी उठा रही हूँ, तो फिर तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी, और जो पीपीटी रोज हम पढ़ेंगे वो तो होगा ही होगा, ठीक है। 9-10 के लिए कौन सी बुक पढ़नी होगी मैम? मेरा सब्जेक्ट, अरे बाबा थोड़े से डाउट ना अपने शॉर्ट में पूछा करो, क्योंकि फिर मुझे रीड मोर करना पड़ता है। सिलेबस आप लोगों का 1.5 महीने में या 2 महीने लग जाएंगे। देखो कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा ना, कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा, ये बात तो आप लोगों पर डिपेंड करती है, क्योंकि मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप लोगों का एक टॉपिक पूरा ना हो जाए। टॉपिक बढ़ाऊंगी, टेस्ट लूंगी, टेस्ट अगर ठीक से दे दोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर टेस्ट ठीक से नहीं दोगे तो तुम्हारा सिलेबस डिले होगा। मेरा काम तो बस इतना है कि तुम्हें पढ़ना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, क्योंकि मोटिव ये होता है बेटा कि देखो, ये नहीं है कि सारा पढ़ लिया और आता कुछ भी नहीं है। रादर इस पे बिलीव करो कि चाहे 2 ही पढ़ा है, लेकिन वो ऐसे पढ़ा है कि उसमें से अगर कोई भी सवाल आए तो वो मेरा छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा मुझे पहले ये बता दो, किस किस ने यूट्यूब पे अभी अभी सीजीएल की क्लास चालू हुई है, किस किस ने देख ली है? यूट्यूब पे 6 बजे से 6 बजे से सीजीएल की क्लास चालू हुई है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मैं ये देख लूं कि इसके अंदर कौन सा टॉपिक है आपका, ठीक है। चलिए, आप क्लास चाहो तो आप क्लास भी कर सकते हो, ठीक है। शाम की 6 बजे वाली क्लास भी कर सकते हो। देखो अब हम बायो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका शुरू होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान के अंदर जो ये सेल, टिश्यू, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहां से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, ठीक है। चलो वापस इसी पे आ जाते हैं, हम यहीं से ही बता देती हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो सबसे पहला जो हमारा मेन फोकस होगा, सबसे पहला जो हम मेन फोकस देने वाले हैं, वो सबसे पहला मेन फोकस हम देंगे किसके ऊपर? हम देंगे वो अपनी जूलॉजी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। जितना भी हमारा ह्यूमन सिस्टम है, हम सबसे पहले इसे पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर हम करेंगे इसके बेसिक्स, यानी कि सेल, डिजीजेस, टिश्यू, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। दूसरे नंबर पे हम करेंगे अपना बेसिक। तीसरे नंबर पे फिर हम आएंगे कहाँ? अपनी बॉटनी के ऊपर। और चौथे नंबर पे फिर हम करेंगे क्या? जेनेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? बायोलॉजी के अंदर भी जूलॉजी की। इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं सबसे पहले जूलॉजी की, यानी कि ह्यूमन सिस्टम की, तो यहां से आप देख सकते हैं ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? देखो सबसे पहले अगर बात की जाए किसकी? ब्रेन की।
मस्तिष्क आपका। तो मस्तिष्क पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र। इसी तरीके से जब आप करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र, यानी कि क्या आपका पाचन तंत्र। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने से पहले आपको बताया जाएगा किसके बारे में? फूड के बारे में, या फिर इसी को आप केमिस्ट्री या बायो के अंदर इसी टॉपिक को पढ़ते हैं आप किसके नाम से? बायोमोलिक्यूल के नाम से। यानी कि हम प्रोटीन, फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले ये सारा बता दूंगी क्योंकि जब इनके बारे में जानकारी होगी तभी इन्हें पचाना भी हमारे लिए आसान होगा। इसी तरीके से जब हम करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिलहाल मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। ठीक है, जब पढ़ाऊंगी मेन तो आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी अगेन तभी पढ़ा जाता है जब आप लोगों को किसके बारे में जानकारी हो? ब्लड के बारे में। तो पहले हम बात कर लेंगे किसकी? ब्लड की। इसी तरीके से फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? हमारे श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और श्वसन तंत्र भी आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको किसके बारे में पता हो? रेस्पिरेशन के बारे में पता हो, श्वसन की क्रिया के बारे में पता हो। तो पहले हम ये रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम किसके ऊपर? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, उत्सर्जन तंत्र के ऊपर। और उत्सर्जन भी तभी किया जाएगा जब आप खाना खाओगे। तो ये वाली चीज तो आप लोगों की यहीं से क्लियर हो जाएगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोगों का बायोमोलिक्यूल के बेस से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल मुझे बता दो, चलो थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप लोग किस में इंटरेस्टेड हो, जल्दी से बताओ। अगर फिलहाल अभी मैं यहाँ बात करूँ तो आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो? इनमें से कौन सा टॉपिक पहले ज्यादा पढ़ना पसंद करोगे? आज क्योंकि आप लोगों की क्लास है तो आज आप लोगों की पसंद का कर देते हैं, कल से तो शेड्यूल मेरा ही रहेगा। जल्दी से बताओ। चलो, ब्लड के ज्यादा वो हैं, वोट्स हैं, तो हम ब्लड से ही शुरू कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं आप लोगों को कितना आता है। आप लोगों को कितना आता है? देखो, जब भी हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं ना, जब भी हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं या बायो के अंदर हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो कुछ चीजें हैं, जब भी किसी अंग के बारे में पढ़ोगे तो कुछ चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन होती हैं, बहुत ही कॉमन है जो पूछी जाती है। जैसे जब भी हम कोई भी अंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। आपसे एक कॉमन सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताइए उसका भार कितना है, उसका वेट कितना है, उसका आयतन कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसे मापने के लिए किस यंत्र का, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए। जब आप यूरिनरी ब्लैडर पढ़ोगे तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम यूरिन इकट्ठा होता है। जब आप लंग्स, फेफड़े पढ़ेंगे तो उसके अंदर कितना mm³ गैस इकट्ठी हो सकती है। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो आपके शरीर के अंदर कितना ब्लड है, या ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कितने आरबीसी हैं, कितने डब्ल्यूबीसी हैं, इस तरीके की मात्राएं पूछी जाती हैं। तो कुछ तो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम सबके अंदर पूछने वाले हैं। लास्ट के 5 मिनट आप लोगों के सिर्फ डाउट के होंगे जो टॉपिक से हटके है। फिलहाल मैं चैट एनेबल कर रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि टॉपिक से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो वो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। कंप्यूटर साइंस के लिए बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, बेटा मैंने बता दिया कंप्यूटर साइंस जो है वो आप लोगों की मैं नहीं कराऊंगी। यूट्यूब पे आप मंजीत सर को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे मंजीत सर हैं, आप बिहार अड्डा चैनल पे मंजीत सर की क्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर देखो बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ब्लड के बारे में पढ़ाई करते हैं। ब्लड से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो पूछेगा। सबसे पहले ब्लड से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है।
ठीक है। नगम, मेरी क्लास यूट्यूब पे 6 बजे होती है, शाम को 6 बजे होती है, ठीक है। चलिए चलिए से बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप दो चीजें बता सकते हैं। पहली चीज, ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हिमेटोलॉजी। इसे आप क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। या फिर अगर हिमेटोलॉजी आपको ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आप इसको सीरेलॉजी भी कह सकते हैं, आप इसको सीरेलॉजी भी कह सकते हैं। तो ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, हिमेटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो मैं ये पूछ सकती हूँ कि बताइए ब्लड, आपके ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है, आपके ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बताएंगे, रेड कलर इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, अभी इसे यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा बताइए आपके अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना है, यानी कि आपके शरीर के अंदर टोटल ब्लड कितना पाया जाता है। चलिए देखते हैं। अच्छा पहले ये देख लेते हैं आप लोगों को कितना पता है, साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे तो भी अच्छा है, नहीं तो मैं हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी। चलिए जल्दी से बताइए हमारे अंदर कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर। क्या आपके अंदर भी 5 से 6 लीटर और मेरे अंदर भी 5 से 6 लीटर है? नहीं आजाद, 12 से 16 नहीं होता है। क्या सभी के अंदर 5 से 6 लीटर है? मेरे अंदर भी 5 लीटर है और मेरा जो 1 साल का बेटा है उसके अंदर भी 5 लीटर ही ब्लड होगा, नहीं है ना। देखो जब मैं आपको बता रही हूँ वॉल्यूम, तो ये मैं आप लोगों को बताया करूंगी एवरेज, यानी कि जब भी बताया जाएगा आपको औसत मान बताया जाएगा, और औसतम रूप से यानी कि एवरेज अगर मैं देखूं तो लगभग कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर होता है। क्या सभी के अंदर 5 से 6 लीटर होता है? नहीं। जब भी आप लोगों को कोई भी एवरेज वैल्यू बताई जाएगी तो एवरेज का मतलब क्या होगा, एवरेज का मतलब होगा कि मैं आपको जो ये बता रही हूं ये बताया जा रहा है किसका, ये बताया जा रहा है एक एडल्ट का, यानी कि एक वयस्क का, जो कि एक मेल है यानी कि पुरुष है, और इसका औसत भार यानी कि इसका वेट कितना है, 60 केजी है। ये एक 60 किलो का 18 साल से ऊपर का आदमी है जिसके अंदर ब्लड 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अब जैसे ही एडल्ट से कोई भी एडोलेसेंट होगा, यानी कि कोई बच्चा होगा, कोई शिशु होगा, या कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो बुजुर्ग के अंदर भी वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मेल फीमेल है, फीमेल के अंदर सिर्फ 4.5 लीटर ब्लड होता है, सिर्फ 4.5 लीटर ब्लड होता है। उसका कारण ये है कि महिलाओं का शरीर कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि उनके शरीर में से हर महीने कुछ ब्लड लॉस होता है, शरीर में से कुछ ब्लड अपने आप शरीर में से निकल जाता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं या फिर मासिक धर्म चक्र का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। मासिक धर्म चक्र का भी नाम दिया जाता है। ये कारण है कि फीमेल्स के अंदर ब्लड थोड़ा कम होता है, ठीक है। पेन को बोल्ड कर दूं, ठीक है। तो अब जो मैंने आप लोगों को 5 लीटर ब्लड बताया वो बताया एक मेल का जो कि एडल्ट है। अब वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। 60 किलो वजन है तो 5 लीटर के आसपास ब्लड होगा, जो कि क्योंकि जो आपका ये ब्लड होता है ये कितना होता है, ये होता है आपका 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये कितना होता है, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आपके शरीर का जो कुल भार है उसका कितना प्रतिशत होगा, 7% होगा। कितना होगा, क्या ये फर्स्ट क्लास है? हाँ पंकज ये फर्स्ट क्लास है। कितना होगा, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट होगा। अब आप लोगों के अंदर ये जो ब्लड है ये नापा जाता है, ठीक है। आप लोगों का ये ब्लड नापा जा सकता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके शरीर के अंदर जो ये ब्लड है इसे नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, इस ब्लड को नापने के लिए जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, देखा है आप लोगों ने, किसी को पता है
जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आ जाता है कि आपके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कितने आरबीसी हैं, कितने डब्ल्यूबीसी हैं, ये सारी चीजें बता दी जाती हैं, है ना। तो वो जो पूरे ब्लड के अंदर के कंपोनेंट्स नापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए ब्लड की, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ब्लड के मुख्य संघटक, मस्तिष्क का वेट मेल के अधिक होता है फीमेल से? हाँ, जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो 2% होता है। जो ब्रेन का वेट है वो बॉडी का 2% होता है। ठीक है, जो ब्रेन का वेट है वो कितना होता है? वो 2% होता है। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लड जो है आपका ये कितना होता है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसकी स्टडी को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। इसके वॉल्यूम की या कुल आयतन की बात करूं तो आपके शरीर के अंदर कितना रक्त या रुधिर है? 5 से 6 लीटर है। इसका पीएच जो है, पीएच कितना होता है? 7.4। अब ये पीएच क्या भला है? अब देखिए पीएच की अगर मैं बात करूं तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस हाइड्रोजन। क्या होती है? पोटेंस हाइड्रोजन। कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी विलयन के अंदर, जैसे मेरे पास ये पानी है, इस पानी के अंदर एक रिएक्शन से देखा जाएगा, हिंदी में भी अंकित, हिंदी में भी है, ठीक है, इस रिएक्शन में देखा जाएगा, इस पानी के अंदर देखा जाएगा कि कितने H+ आयन्स हैं, कितने हाइड्रोजन के आयन हैं। जितने भी हाइड्रोजन के आयन होंगे उसकी लॉग वैल्यू निकाली जाती है, या फिर अभी कह सकते हो परसेंटेज निकाली जाती है एक तरीके से। और उस परसेंटेज के आधार पे अगर H+ आयन्स की मात्रा अधिक है, अगर अधिक है तो उसे हम कह देंगे अम्ल, और अगर H+ आयन्स की मात्रा कम है तो उसे कह दिया जाएगा क्षार। ये तो H+ आयन्स के आधार पे हो गया। लेकिन देखो दोबारा बता देती हूं मैं, देखो आपके पास क्या था? आपके पास एक सॉल्यूशन था, एक विलयन था। आपने क्या किया? एक पट्टी आती है, एक पट्टी आती है, ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग कलर बने हुए होते हैं, इसको कहा जाता है पीएच पेपर, या फिर आजकल तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी आता है, ठीक है, एक पीएच मीटर भी आता है। आप चाहो तो इसे लिटमस तो बेटा बस ये बताएगा कि वो क्या है, एसिड है या बेस है, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। या फिर आजकल आप लोगों का डायरेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट आने लगा है पीएच मीटर के नाम से। आप चाहो तो उसके नीचे ऐसे एक रॉड सी बनी हुई होती है, आप चाहो तो डायरेक्ट उसको भी डुबो सकते हो। पहले इस पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, अब तो हम डायरेक्ट इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। पीएच मीटर है। अब जैसे ही आप इसे किसी विलयन के अंदर डालोगे ना तो यहाँ पे एक रीडिंग आ जाएगी, कुछ संख्या आ जाएगी, कितने से लेके 0 से लेके 14 के बीच में, 0 से लेके 14 के बीच में। अगर इसके अंदर डुबोने के बाद यहाँ पे 0 से लेके 7 के बीच में कोई भी संख्या दिखती है, ठीक है। कुंदन वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? और किसी को भी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप लोग रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। अगर 0 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आती है तो इसका मतलब वो क्या है? वो एक एसिड है, वो एक अम्ल है। हम केमिस्ट्री के अंदर का पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। नगमा दोबारा अपना क्वेश्चन भेज दो बेटा, क्या पता मैं लिख रही हूं और वो पीछे चला गया, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए अगर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर दिख जाता है कितना, यहाँ आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर दिखता है 6, तो इसका मतलब ये जो इसके अंदर विलयन था ये क्या है? ये एक तरीके का एसिड है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आप लोगों को दिखाई देता है क्या? 7 से लेके 14 के बीच में कोई वैल्यू दिखती है तो इसका मतलब वो क्या है? वो क्षार है, वो बेस है,
ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आ जाती है आप लोगों की, क्या यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू लिखी हुई आ गई कितनी, 8। तो इसका मतलब ये जो विलेन है ये क्या है, ये एक तरीके का क्षार है, ये बेस है। तो अब अगर इसी के अंदर ये ब्लड होता, अगर ये ब्लड होता तो आप लोगों को इस पीएच मीटर के ऊपर कितनी वैल्यू दिखाई देती, यहाँ आपको वैल्यू दिखाई देती 7.4। क्या वैल्यू दिखाई देती, 7.4। यानी कि आपका जो ब्लड है वो एक तरीके का क्या है, वो क्षार है। लेकिन क्षार भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो एल्कलाइन है। अब एल्कलाइन और बेस में, एल्कली और बेस में क्या अंतर होता है, देखिए किसी को पता है बता सकते हो मुझे, एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है? एल्कली और बेस में क्या अंतर है? हिंदी में तो दोनों को क्षार ही बोला जाता है। देखिए कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर इसी बेस के अंदर अगर आप लोग पानी मिला देते हो ना, अगर क्षार के अंदर जल मिला दिया जाए, क्षार के अंदर जल मिला दिया जाए तो उसी को हम कह देते हैं एल्कली। और क्योंकि आपके ब्लड के अंदर भी पानी है, आपका लगभग 55% प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर भी 90 से 92% जल है, तो इसीलिए ब्लड को क्या कह दिया जाता है कि वो एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है। वो क्या है, क्षारीय विलयन है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं किसी भी, मेरे पास मान लीजिए ग्लास के अंदर एसिड है और अगर उस एसिड के अंदर मैं पानी मिला देती हूँ तो बताओ उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही रहेगी या बदल जाएगी? अगर मेरे पास एक ग्लास के अंदर एसिड था और उस एसिड के अंदर मैंने पानी मिला दिया तो उसकी जो वैल्यू है वो बदल जाएगी या वही रहेगी? उसकी वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन ब्लड एक ऐसा सॉल्यूशन है, कम नहीं होगी प्रेम, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ब्लड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप कितना भी पानी मिला दो और एसिड मिला दो, बेस मिला दो, कुछ भी मिला दो, उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसा कोई भी विलयन जिसमें कोई बाह्य पदार्थ मिलाने के बावजूद भी उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन ना हो, पीएच मान में परिवर्तन ना हो, उसको क्या कहा जाता है? उसे हम कह देते हैं बफर। उसे क्या कहा जाता है? बफर। तो आपका जो ब्लड है वो एक प्रकार का क्या है? बफर है। यानी कि वो अपने मान में किसी भी प्रकार के बदलाव को होने नहीं देता है। The pH value of blood never changes. That is why it is known as a buffer solution. ठीक है, ऐसा क्यों होता है प्रेमानंद? क्योंकि उसके अंदर कुछ आयन्स होते हैं, कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि उसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो आप यहां से देख सकते हैं कि ब्लड क्या है, एक तरीके का आपका बफर है। अब कहा जाता है ब्लड किस टाइप का, इसके अंदर आप देखोगे रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ऐसे अलग अलग तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जब कोशिकाओं का समूह बनता है, जब कोशिकाओं का समूह बनता है तो उसी को ऊतक कह दिया जाता है। क्योंकि ब्लड के अंदर भी प्लाज्मा, अभी सुमित्रा बताऊंगी, अभी प्लाज्मा भी हम पढ़ेंगे। तो जब ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारी चीजें और इनका समूह बन रहा है तो इसका मतलब ब्लड भी एक प्रकार का ऊतक हुआ। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है तो आप क्या बता देंगे? ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये संयोजी ऊतक है। कैसा है ये? संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये एक संयोजी ऊतक है। ऊतक टिश्यू को कहा जाता है दिलीप जब बहुत सारे एक जैसा कार्य करने वाली जब बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाया जाता है, एक जैसी कार्य करने वाली बहुत सारी कोशिकाओं को जब हम मिलाते हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू हम पूरा एक चैप्टर ही करेंगे।
चलिए आगे देखिए। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखिए आप देख सकते हैं ब्लड के अंदर अलग अलग तरीके के, या आपके नेचर में बहुत अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन विलेन पाए जाते हैं। जैसे एक तो कोलॉइड है, हिंदी में भी इसे कोलॉइड कहा जाता है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। एक होता है आपका प्रेसिपिटेशन या सेडिमेंटेशन। तो ये भी हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है। फिलहाल आपको अगर मैं कोलॉइडल का बता दूं तो कोलॉइडल का मतलब है कि जब आप इसे छन्नी से छानेंगे ना, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन। मैम ये क्लास सिद्धि बैच का फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ कुंदनी फर्स्ट क्लास है। देखो जब भी आप उसको छानेंगे ना, जब आप उसको छानेंगे, यदि छन्नी के ऊपर कोई भी ऐसा विलयन, यदि आप उसको छन्नी से छानते हैं और छानने के बाद अगर आपकी छन्नी के ऊपर कुछ भी बचा हुआ रह जाता है, अगर उसमें कुछ भी बचा हुआ रह जाता है तो फिर उसको क्या कहा जाता है? उसको कह दिया जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे आप ब्लड को छानोगे, ब्लड को छानोगे तो उसके अंदर आपको छन्नी के ऊपर कुछ चीजें अटकी हुई मिल जाएंगी। आप अगर मिट्टी और पानी का घोल छानेंगे तो मिट्टी ऊपर रह जाएगी। आप दूध छानेंगे तो आपकी मलाई छन्नी के ऊपर बची हुई रह जाएगी। तो ऐसा कोई भी विलयन, ऐसा कोई भी विलयन जिसे छानने के बाद कुछ पदार्थ इस छन्नी के ऊपर, रुमाल के ऊपर या ऐसी किसी भी जालीदार वस्तु के ऊपर बचा हुआ रह जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? विलयन बेटा सॉल्यूशन। पानी में घुली हुई कोई भी चीज विलयन कहलाती है। आप जो नींबू पानी पीते हो वो विलयन है, आप चाय पीते हो वो विलयन है, आप दूध पीते हैं वो विलयन है, चाय मट्ठा छाछ पीते हैं, बटर मिल्क पीते हैं वो विलयन है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों की क्या है, पानी में घुली हुई है, उसे विलयन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आपके शरीर के अंदर ब्लड बनता है, कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। बनने के बाद कहाँ मरता है, क्यों मरता है, क्या काम करता है, किस तरीके का काम करता है, ये काम भी वो क्यों करता है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। आज तो बस आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना था। कल से आप लोगों की जो है एक प्रॉपर तरीके से क्लास शुरू हो जाएगी। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारे नोट्स पीपीटी के फॉर्म में भी और हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है। फॉर जीके जीएस इज इट रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर कंप्यूटर? हाँ बेटा, क्योंकि जीएस का भी तो अलग से पेपर है। आपके अपने सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस का भी तो पेपर है। ठीक है। चलिए, मिल्क इज अ सॉल्यूशन। जी हाँ रंजना, मिल्क इज अ सॉल्यूशन, वो एक तरीके का सॉल्यूशन है, वो भी कोलॉइड ही है। पीडीएफ हिंदी में भी रहेगा, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। अरे बच्चे आप लोग तो घबरा गए, आज तो बस इंट्रोडक्शन था। देखो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा चलो, जिन्हें हिंदी इंग्लिश का डाउट लग रहा है तो हिंदी इंग्लिश के डाउट के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो ये आप लोगों की क्लासिफिकेशन वाली क्लास है। ठीक है, ये आप लोगों की क्लासिफिकेशन वाली क्लास है, दिख रही है? हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। देखो ठीक है, ये आप लोगों को और भी दिखा देती हूँ, जिन बच्चों को डाउट आ रहा है ना उनके लिए है ये। ये देखो, क्लास हिंदी में भी, इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। ये देखिए, अरे इतना तो दिख रहा होगा ना कि हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कल से ये क्लास आप लोगों की रेगुलर शुरू हो जाएगी। आज तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, चलिए कल की क्लास का इंतजार कीजिए, थोड़ी सी तैयारी आप कीजिए, बाकी तैयारी मैं करवाऊंगी। क्वेश्चंस करते रहिए और देखो दोनों साथ लेके चलो। शाम को 6 बजे
शाम को 6 बजे बिहार अड्डा पे ही आप लोगों की साइंस की क्लास चलती है, आप लोग उसे भी करते रहो ताकि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा और जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों का सिलेबस और जल्दी कंप्लीट हो जाए। पुरानी जो क्लासेस हैं आप वो भी देख सकते हो। तो शाम को 6 बजे मिलेंगे हम लोग यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ताकि तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाओ। साइंस की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, बाकी तो हम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।